अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामिल नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स डिस्कस किए थे कि बायोलॉजिकल मेथड किन किन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। हम लोग ने पढ़ा था कि सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, उसके बाद फिर हम उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस कायम करते हैं। ऑब्जर्वेशंस हम किस तरीके से लेते हैं? अपनी 5 सेंसेस की हेल्प से। अब ये ऑब्जर्वेशंस पिछली रिसर्च की बेस पे भी हो सकती हैं और हम नए मुशाहिदात भी कायम कर सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर हम हाइपोथेसिस यानी मफरूजा कायम करते हैं। अपने ऑब्जर्वेशन से हासिल किए हुए डेटा को हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म देते हैं और फिर हम हाइपोथेसिस से डिडक्शंस ड्रॉ करते हैं, यानी हम अपनी हाइपोथेसिस को ट्रू एक्सेप्ट करके उसके रिजल्ट्स खुद से प्रिडिक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिडक्शंस। और फिर हम इन डिडक्शंस पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, यानी इन डिडक्शंस को तजुर्बात की रोशनी से गुजारते हैं और फिर हम अपने रिजल्ट्स को समराइज करते हैं ग्राफ्स, टेबल्स की फॉर्म में। और उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस सही है या गलत है, हम उन रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं या रिपोर्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है मलेरिया का, और हम ये देखेंगे कि किस तरह मलेरिया की साइंटिस्ट ने स्टडी की और इस बायोलॉजिकल मेथड को यूज करते हुए क्या क्या ऑब्जर्वेशंस कायम की और उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर क्या हाइपोथेसिस ड्रॉ की, कौन सी डिडक्शंस बनाई, कैसे एक्सपेरिमेंटेशन की और फिर उन एक्सपेरिमेंटेशन के रिजल्ट्स को किस तरीके से पब्लिश किया और समराइज किया। तो सबसे पहले हम लोग मलेरिया की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं कि मलेरिया एक ऐसी डिजीज थी जो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल गई, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट को ये इल्म नहीं था कि ये मलेरिया आखिर किस वजह से फैल रहा है। हम देखते हैं कि जैसे ही मलेरिया का आउटब्रेक हुआ तो हर 3 में से एक ह्यूमन बीइंग की डेथ वाकया होने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि मलेरिया इंतहाई खतरनाक या जानलेवा डिजीज थी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की कि आखिर क्या वजह है या क्या कॉज है या कौन सा पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से मलेरिया तेजी से फैल रहा है, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आया। हर डॉक्टर मलेरिया को जानता तो था, मगर सिर्फ इस हद तक कि मलेरिया की अलामात सर्दी लगने और बुखार चढ़ने तक है, लेकिन उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है या किस वजह से मलेरिया हो रहा है ये किसी के इल्म में नहीं था। एक और जो अलामत मलेरिया में पाई गई वो ये थी कि मलेरिया में बुखार बार बार चढ़ता था और उतरता था, यानी रिकरिंग अटैक्स थे मलेरिया में। इसके अलावा मलेरिया के बारे में एक और मुशाहिदा जो किया गया वो ये था कि मलेरिया उन लोगों में ज्यादातर फैल रहा था जो कि मार्शी एरियाज या दलदली इलाकों की तरफ रहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में ज्यादा ये बात फैलने लगी कि वो लोग जो मार्शी इलाकों में रहते हैं वहां पर मलेरिया ज्यादा आम है, और सब कहने लगे कि मलेरिया असल में ऐसी डिजीज है जो कि गंदी हवा से होती है। इस वजह से मलेरिया को मलेरिया का नाम दिया गया, जो कि 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, यानी माला गंदी यानी बैड और एरिया मीन्स एयर, यानी मलेरिया का मतलब क्या हुआ? बैड एयर, यानी ऐसी डिजीज जो कि गंदी हवा से फैल रही है। लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आ रही थी कि मलेरिया का असल पॉजिटिव एजेंट क्या है। अक्सर लोग कहने लगे कि वो लोग जो स्टैग्नेंट वाटर या मार्शी एरियाज की तरफ ज्यादा रहते हैं वहां पर मलेरिया है, जिसकी वजह से अक्सर वॉलंटियर्स ने गंदा पानी पीकर देखा कि क्या उनको मलेरिया होता है या नहीं। जब लोगों ने गंदा पानी पिया तो उनके अंदर मलेरिया डेवलप नहीं हुआ। तो इस तरह लोगों ने ये सोचा
कि गंदे पानी पीने से तो मलेरिया डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि गंदे पानी में मौजूद है, मगर वो हवा में आ जाता है, जिसकी वजह से हवा गंदी हो जाती है। और जब लोग उस गंदी हवा को इनहेल करते हैं, यानी सांस के साथ अंदर लेके जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म भी साथ ही उनकी बॉडी में जाता है और मलेरिया कॉज करता है। इस तरह लोगों में ये बात फैलने लगी कि वाकई ही कोई चीज ऐसी मौजूद है हवा में जो कि मलेरिया कॉज कर रही है। यानी लोगों में ये खबर फैलने लगी कि मलेरिया गंदी हवा की वजह से ही हो रहा है। स्टूडेंट, 17वीं सेंचुरी में जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो अमेरिका से एक दरख्त की छाल को यूरोप पहुंचाया गया और पता ये चला कि इस दरख्त की छाल एज अ मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है और वो मेडिसिन बुखार की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होने लगी। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में मलेरिया बहुत तेजी से फैल रहा था और इसको एक ऐसी डिजीज समझ जाता था जो कि ठंड लगने और बुखार की अलामात रखती थी। तो फिर लोगों ने इस दरख्त, जिसका नाम क्यूना था, इसकी छाल को अपने बुखार की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे लोगों में इस दरख्त की छाल की मांग बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि क्यूना ट्री की बार्क की डिमांड में इजाफा हो गया और सप्लाई में कमी वाक़या हो गई। अब ताजरों ने इसका एक हल निकाला और क्यूना दरख्त की छाल जैसी ही कोई दूसरी छाल ढूंढना शुरू कर दी और उनको एक दरख्त मिला जिसका नाम था सिंकोना। उसकी बार्क भी बिल्कुल क्यूना के दरख्त की बार्क जैसी थी। अब ताजरों ने बजाय इसके कि वो क्यूना की बार्क जिसकी सप्लाई कम हो गई थी उसको आगे बेचने के बजाय उन्होंने सिंकोना की बार्क को क्यूना की जगह बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी ये बेईमानी इंसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई। और वो कैसे? कि जब वो बार्क एज अ मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर इस्तेमाल की गई तो वो फीवर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई। और अब लोगों ने महसूस किया कि ये जो नई बार्क आई है सिंकोना की, ये ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू क्यूना बार्क। और फिर पता ये चला कि दोनों यानी क्यूना की बार्क और सिंकोना की बार्क में एक कॉमन मॉलिक्यूल था जो कि था क्यूनीन का, और ये असल में हेल्प करता था इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। और इस तरह ताजरों की बेईमानी इंसानों के लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई और लोगों को अपने बुखार की ट्रीटमेंट के लिए एक नई बार्क मिल गई जो कि थी सिंकोना दरख्त की बार्क। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि सिंकोना की बार्क क्योंकि फीवर की ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करने लगी तो बहुत सारे डॉक्टर्स इसी बार्क को मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। 200 साल बाद हमें ये पता चला कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन अगर हम उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो हमें नजर आते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा ना हो कि मलेरिया भी कोई ऐसी ही डिजीज हो जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही कॉज है। जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं तो उनके जहन में फौरन ये बात क्लिक की और उन्होंने ये कहा कि हो सकता है मलेरिया भी कोई ऐसी ही डिजीज हो जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता हो। फिर साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च स्टार्ट कर दी। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं 1878 में एक आर्मी फिजिशियन आया, यानी आर्मी का डॉक्टर आया जिसका ताल्लुक फ्रांस से था। उसने भी इस बात पे रिसर्च शुरू कर दी कि क्या मलेरिया भी उन डिजीज में से एक तो नहीं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कॉज करता हो। जी स्टूडेंट्स, तो ये आर्मी फिजिशियन जिसका नाम लेवेरान था, इसने कुछ इंसानों का ब्लड लिया जो कि मलेरियल पेशेंट्स थे और उनके ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। इसने देखा कि उन मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि
हमें आम आंख से नजर नहीं आ सकते, मगर माइक्रोस्कोप के नीचे वो नजर आ रहे थे। इसने ये बात बाकी साइंटिस्ट को बताई, लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने इसकी बात पर बिलीव नहीं किया। लेब्रान के 2 साल बाद एक और फिजिशियन आया और उसने भी कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया, और उसने भी मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, और उसने भी वही बात की कि उसे भी कुछ ऐसे क्रिएचर्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आए हैं जो कि आम आंख से तो विजिबल नहीं है, मगर माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसकी बात पे भी किसी ने यकीन नहीं किया। 3 साल बाद एक और फिजिशियन आया और उसने भी मलेरियल पेशेंट के ब्लड को लिया और ऑब्जर्व किया कि इसी तरह के कुछ क्रिएचर्स उसको भी ब्लड में मूव करते हुए नजर आए, और उसने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स, आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में मलेरिया से रिलेटेड दे दूं कि मलेरिया के अंदर हम देखते हैं कि जब भी जो मॉस्किटो होता है वो हमारा ब्लड सक करता है, तो वो किस वजह से सक करते हैं, उसको आखिर जो है वो क्यों जरूरत पेश आती है कि वो ह्यूमन बींग्स के ब्लड को सक करे। तो उसकी रीजन ये होती है कि फीमेल मॉस्किटो को अपने एग्स को मेच्योर करने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल मॉस्किटो को अपने एग्स को मेच्योर करने के लिए इंसानों के ब्लड की जरूरत होती है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो फीमेल मॉस्किटो हमें मलेरिया कॉज कर देती है, क्योंकि वो साथ ही जब हमारे ब्लड को सक करती है तो प्लाज्मोडियम को हमारे ब्लड में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मलेरिया की हिस्ट्री पढ़ी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरह फिजिशियंस और साइंटिस्ट और आम लोग जो थे वो ये पहले समझते थे कि मलेरिया जो है वो गंदी हवा की वजह से होता है, या गंदे पानी पीने की वजह से होता है, या फिर मलेरिया उन इलाके के लोगों को होता है जहां पर जो है वो गंदा पानी जमा हो, या फिर जो गंदे इलाके हों। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिसर्च होती गई वैसे वैसे पता चलता गया कि असल में मलेरिया जो है वो किसी गंदी हवा की वजह से नहीं या गंदा पानी पीने की वजह से नहीं होता, बल्कि मलेरिया असल में होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो कि है प्लाज्मोडियम। लेकिन हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट भी लोगों ने ढूंढ लिया, यानी जो बुखार होता था मलेरिया में उसका ट्रीटमेंट जो था वो क्यूना की बार्क के थ्रू जो है वो ढूंढा गया। और इसके अलावा लोगों ने जब क्यूना की बार्क अवेलेबल नहीं थी तो एक और बार्क जो ट्री की थी, यानी दरख्त की एक और छाल जिसका नाम था सिंकोना, उसको इस्तेमाल किया अपना बुखार की ट्रीटमेंट के लिए। और सिंकोना की बार्क और क्यूना की बार्क में एक ड्रग मॉलिक्यूल था जिसका नाम था क्यूनीन, और फिर बाद में ये पता चला कि ये क्यूनीन जो है ये इंतहाई इफेक्टिव रेमेडी है मलेरिया के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मलेरियल पेशेंट्स हैं वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए भी इस बार्क को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मेडिसिन। लेकिन अभी हम अपने अगले लेक्चर्स में ये पढ़ेंगे कि मलेरिया का असल में कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसके लिए साइंटिस्ट ने जो है वो क्या ऑब्जर्वेशंस दी, फिर उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर क्या हाइपोथेसिस ड्रॉ की, क्या डिडक्शंस थी, किन रिजल्ट्स की बेस पे उनको ये यकीन हो गया कि प्लाज्मोडियम ही है जो कि मलेरिया कॉज करता है। जी स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर आपसे एक छोटा सा क्विज लेते हैं, और इस क्विज में आपसे मैं वो क्वेश्चंस करूँगी जो कि पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आपने ये क्विज ध्यान से जो है वो सुनना है, और जो मैं आपको आंसर्स बताऊंगी आपने ध्यान से वो समझने हैं, और आपने इस क्विज की रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय वर्ड मलेरिया। तो आपको पता है कि मलेरिया जो है ये इटालियन वर्ड है, और हम देखते हैं कि ये दो हिस्सों या दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। जैसे कि हम देखते हैं कि माला जिसका मतलब है बैट और एरिया मीन्स एयर, यानी कि ये वर्ड जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, मलेरिया यानी माला एंड एरिया। तो माला मीन्स बैट और एरिया मीन्स एयर यानी गंदी हवा। इसके बाद हम देखते हैं इन विच सेंचुरी अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड। तो आपको पता है कि अमेरिका जो है वो कब डिस्कवर हुआ था, कौन सी सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था। तो आज हमने ये पढ़ा कि अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड इन 17th सेंचुरी। ये आप लोगों की बुक में गिवन है, आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया करें, क्योंकि ये MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच बार्क वॉज फर्स्ट यूज फॉर क्योरिंग मलेरिया।
तो सबसे पहले आपने ये बताने कि सबसे पहली जो बार्क थी वो कौन सी थी जो कि यूज़ हुई थी फॉर द क्योर ऑफ मलेरिया। तो हम देखते हैं कि जो बार्क यूज़ हुई थी फॉर द क्योर ऑफ मलेरिया फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज क्यूना क्यूना। हम देखते हैं क्यूना क्यूना बार्क थी। द बार्क ऑफ क्यूना क्यूना वॉज फर्स्ट यूज फॉर क्योरिंग मलेरिया। इसके बाद क्वेश्चन है आपका जो कि आपके साइड बॉक्स से पूछा गया है, और ये साइड बॉक्स जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना। शॉर्ट वाइज, इसके अलावा एमसीक्यूज वाइज, और अगर एक्सप्लेनेशन है तो लॉन्ग वाइज भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है साइड बॉक्स से वो है व्हाट इज़ इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया, यानी आप ये बताएं कि इफ़ेक्टिव रेमेडी मलेरिया के लिए क्या है, यानी कौन सा ऐसा जो है वो इलाज है या ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई। तो हम देखते हैं कि क्यूनिन जो है ये क्या है, इफ़ेक्टिव, क्यूनिन इज़ द इफ़ेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया। और क्यूनिन क्या है, ये ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल है जो कि बार्क ऑफ सिंकोना एंड बार्क ऑफ क्यूना क्यूना में प्रेजेंट था, और ये क्यूनिन जो ड्रग मॉलिक्यूल है ये जो है ये क्या साबित हुआ था, ये इफेक्टिव रेमेडी साबित हुआ था मलेरिया के लिए। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है हु बिगेन टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी सबसे पहले जो है वो मलेरिया के कॉज को सर्च करने के लिए किसने काम स्टार्ट किया था। तो हम देखते हैं कि फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था जिसका नाम था लेवेरेन, और लेवेरेन ने जो है वो सबसे पहले जो है वो क्या किया था, काम शुरू किया था फॉर द सर्च ऑफ कॉज ऑफ मलेरिया। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हेन लेवेरेन बिगेन वर्किंग ऑन सर्चिंग या ऑन सर्च ऑफ कॉज ऑफ मलेरिया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि 1878 में जो है वो लेवेरेन ने काम शुरू किया था फॉर द सर्च ऑफ कॉज ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया किस जो है वो कौन सा ऐसा पॉजिटिव एजेंट है जिससे कि मलेरिया जो है वो फैलता है। तो इस पे सबसे पहले काम जो है वो हमें, जैसे हमने पढ़ा कि लेवेरेन ने स्टार्ट किया था, और कब स्टार्ट किया था यानी व्हेन, यानी कब किया था स्टार्ट, तो हम देखते हैं 1878 में स्टार्ट किया था। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने हिस्ट्री पढ़ी मलेरिया की, और उसमें हमने देखा कि पहले साइंटिस्ट या फिजिशियंस या लोगों के क्या बिलीफ थे अबाउट मलेरिया, और किस तरह आहिस्ता आहिस्ता उस पर रिसर्च हुई और पता ये चला कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम है। अपने अगले लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि क्या वाकई ही प्लाज्मोडियम ही पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया का, और वो हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने किस तरह ऑब्जर्वेशंस दी, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स कौन से किए जिसकी बेस पर उनको यकीन हो गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।